हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक उत्थान सीरीज में, जो कि 150 गलती से लिखा हुआ है, 180 नंबर की गारंटी लेता है। इतने डिटेल्ड में और इतने नए वैरायटी के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो मतलब कहीं मिल जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। जितने नए तरीके के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया है, हर जगह वही रटा रटाया चीजें चल रही है, लेकिन नई चीजें पहली बार आपको मेहनत से लेके आए हैं। तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 3 सवाल श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। पहला, डिफरेंट करंट कैरिंग वायर के कॉम्बिनेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, दोनों के कॉम्बिनेशन, टॉरॉयड, सॉलिनॉइड, सिलेंड्रिकल वायर। उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, टू पैरेलल वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी सेलेक्टर, साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक मोमेंट, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। सब चीज को इस बार थोड़ा अलग तरीके से बढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। सारी चीजें एक एक करके मैं आपको ब्लैंक पेज पे लिख के दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम्हारे दिमाग में फिर से उसका इमेज बन जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए और उस पर बेस्ड बहुत सारे नए सवाल। एक भी पीवाईक्यू नहीं लूंगा। हो सकता है कि 1-2% पीवाईक्यू आ जाए, लेकिन 99%, 95% नया कंटेंट, नया सवाल, नया लैंग्वेज। ठीक है, तो शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बायट-सेवार्ट लॉ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या? बायट-सेवार्ट लॉ। तो बायट-सेवार्ट लॉ क्या कहता है कि करंट कैरिंग वायर के बाहर, करंट कैरिंग वायर के बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर है, जितना चार्ज इसमें से घुसा उतना चार्ज यहां से निकल गया। करंट कैरिंग वायर हमेशा कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है। तो करंट कैरिंग वायर के बाहर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो यहां से कहीं आर डिस्टेंस में ये एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर का एलिमेंट लिया, आईडीएल, जिसको हम वेक्टर एलिमेंट कहते हैं। आईडीएल, आई अकेला स्केलर है, लेकिन आईडीएल क्या है? वेक्टर। तो पूरे वायर की वजह से नहीं, पूरे वायर की वजह से नहीं, सिर्फ आईडीएल की वजह से यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो डीबी क्यों लिखा? क्योंकि छोटा सा वायर लिया है आईडीएल। आईडीएल इस डायरेक्शन में है, जिधर करंट फ्लो करता है उधर लेते हैं आईडीएल का डायरेक्शन, और ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, जहां पे फील्ड निकाल रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बेटा ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। आईडीएल वेक्टर बोला क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवार्ट लॉ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो यहां पे आर वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएगा। आर का मैग्नीट्यूड क्यूब, नीचे आर स्क्वायर बचेगा। देखो आर स्क्वायर बचा, आर कैप रह गया। अब इसका स्केलर फॉर्म अगर मैं देखूं डीबी, तो ये होता है बेटा म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल दिया, आईडीएल क्रॉस आर क्या होगा? आईडीएल आर साइन थीटा। आर से आर क्यों कटेगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो दोनों एकदम सिमेट्रिकली मैच कर गया। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सर एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट कैरिंग वायर की वजह से आया है। इसका डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ आईडीएल एंड आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जिस दो चीजों का होता है उसका रिजल्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर जाता है। ये फ्रॉम स्केलर सोर्स आया है कि वेक्टर सोर्स आया है? फ्रॉम वेक्टर सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से पैदा लेता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर सोर्स की वजह से आया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से पैदा लिया है तो हम कहते हैं फ्रॉम वेक्टर सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? वेक्टर सोर्स है। वो सोर्स क्या है? वेक्टर सोर्स है। इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इसका होता है टेस्ला। टेस्ला बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है इसका गॉस, और हम जानते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। क्लियर है क्या? म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सर ऐसे कैसे निकाल लिया? आपको याद है क्या? नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने यहां देख लिया। क्या देख लिया? नजरों से ही देख लिया। क्या नजरों से देख लिया? ये टेस्ला होता है। हाँ सर, ये टेस्ला होता है। ये मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से कटेगा तो नीचे बचेगा मीटर। तो टेस्ला मीटर, करंट एक बचा बटा एम्पियर। ठोको ताली, ठोको ताली। एकदम जोरदार तरीके से समझ में आया तो ठोको ताली। बताओ तुम इसको रट लोगे कि याद रख लोगे? सर ना रटेंगे ना याद रख लेंगे, हम यहां से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे। दिख गया कि नहीं बोलो? अब सुनो, म्यू एम परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम होता है। ये किसकी परमिएबिलिटी? मीडियम की परमिएबिलिटी
एबिलिटी है ये, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। म्यू एम को हम लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट। म्यू आर बराबर हो जाता है म्यू एम बटा म्यू नॉट। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, एकदम धुआं उड़ा दिया। बताओ धुआं धुआं हो गया कि नहीं? यही चाहते थे ना तुम? ले, खुश रह बेटा, खुश रह, तू खुश रह, तुम्हारी खुशी में सारी खुशी है, खुश रह तू। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। यहां से अगर मैं आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और ये आई और आर का प्लेन जो होगा, मतलब वायर ऐसे है, यहां निकाल रहा तो ये प्लेन हो गया, इससे परपेंडिकुलर आएगा। कितना आएगा? तो याद रखियो म्यू नॉट बटा 4 पाई आर। आर क्या, आर क्या, आर क्या यहां से निकाल रहे हैं वो आर, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई कॉन्स्टेंट, तो ये आर इनटू ऊपर करंट की वजह से आ रहा है। यहां पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अरे सर बहुत ही ज्यादा खुशी सर, यही तो चाहिए था जो आप दे नहीं रहे हो। तो अल्फा और बीटा एंगल है, अल्फा और बीटा एंगल है, तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। लेकिन 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 ये अगर अल्फा और ये अगर बीटा है और यहां से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। अरे सर धुआं धुआं हो गया। अगर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर क्या है, इनफाइनाइट वायर है, तो सर साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों एंगल यहां पे अपर लिमिट इंफिनिटी है, लोअर लिमिट इंफिनिटी, तो 90 हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 112। सर 2 से 2 कट जाएगा, बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 से 4 कटेगा, नीचे 2 आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। लेकिन अगर सेमी इनफाइनाइट वायर हो, मतलब ये इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन यहां से आर डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आएगा क्या? नहीं सर 4 पाई आर आएगा। कैसे? क्योंकि यहां के लिए तो बीटा 0 और अल्फा हो जाएगा आपका 90, तो ये 1 और ये 0 तो बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अच्छा, यहां पे अगर सिंपल ये वायर है और करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अरे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन 45 प्लस साइन 45, बोलो अल्फा बीटा दोनों 45, साइन 45 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, तो 2 बाई रूट 2 आएगा क्या? हाँ, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 2 बाई रूट 2 कट के ऊपर आ जाएगा रूट 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अच्छा मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे क्लोज लूप में जा रहा, तो ये तुम्हारा करंट इस तरीके से कुछ फ्लो कर रहा है, साइड लेंथ एल, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर रटो नहीं, निकाल लेंगे। कैसे? एक वायर का निकाल लेते हैं पहले, तो सेंटर से वायर के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा L बाई 2। हाँ, और यहाँ पे एक वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको 4 से गुना कर दोगे तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बोलो कैसे? सर इसका देखो, करंट आगे, करंट 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 ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसका भी करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कैसे निकलता है? आईडीएल के डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रख दो, 4 फिंगर राइट हैंड का रख दो, और आर को मारो थप्पड़, आर को मारो थप्पड़, जहां पे आपको फील्ड निकालना है, हम आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। क्या बता देगा? हम आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। इसको इधर रखो और यहां से जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको थप्पड़ मारो, थंब नीचे जा रहा। क्लियर है क्या? हाँ, ये सॉल्व करके आप वेरीफाई करिएगा। 2√2 म्यू नॉट आई एल बटा, सॉरी 2√2 म्यू नॉट आई बटा पाई एल, ये आता है। हेक्सागोनल का भी निकाल सकते हैं। हेक्सागोनल का कैसे निकालेंगे ये खुद देखिए कैसे निकाल लेंगे आप। एक वायर का अगर आपने निकाल लिया, एक वायर का अगर आपने निकाल लिया, एक वायर का अगर आपने निकाल लिया, उसको 6 से गुना कर देना। ये आता है B इज इक्वल टू आता है √3 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। एक लाइन से वेरीफाई कर लीजिए, है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है Ni, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहां पे 0 होगा? सुनो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप होता है। जैसे ऐसे तुम्हारा वायर जा रहा, करंट ऊपर की तरफ जा रहा, अप एंटी डाउन सी, अप एंटी डाउन सी, अप एंटी डाउन सी, मतलब
मतलब ये ऊपर जा रहा करंट अप, तो एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक लूप बनेगा। बोलो एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस है कि नहीं? आंटी डाउन सी कंडक्टर बिलो द कंडक्टर, निडल बिलो द कंडक्टर, अप आंटी डाउन सी, अप आंटी क्लॉकवाइज। और करंट अगर नीचे जा रहा तो ये क्लॉकवाइज बनेगा कुछ इस तरह का। ऐसे कंसेंट्रिक लूप बनेगा। सारे लूप कैसे बनेंगे? क्लॉकवाइज। अप आंटी डाउन क्लॉक, अप आंटी डाउन क्लॉक, निडल बिलो द कंडक्टर। तो देखो यहां पे ऊपर जा रहा तो अप आंटी बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, अंदर जाएगा। यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, अंदर जाएगा, पीछे जाएगा, बाहर आएगा। तो बीच में कहीं भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। हाँ, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 0 हो रहा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा, मतलब इसका जितना अंदर होगा इसका उतना बाहर होगा। इसका बोलो अंदर कितना? म्यू नॉट आई बटा 2 पाई x बराबर म्यू नॉट एन आई बटा 2 पाई r माइनस एक्स। ये r है टोटल, ये x है तो r माइनस एक्स। तो म्यू नॉट 2 पाई से म्यू नॉट 2 पाई कट जाएगा, i से i कट जाएगा, x इधर चला गया तो ये हो जाएगा nx बराबर r माइनस एक्स। x को इधर ले आओ, x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू r। x बराबर r बटा n प्लस 1। बोलो मजा आ गया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? एकदम तो धुआं हो गया एकदम। स्ट्रेट वायर तो पूरा खत्म। अब सर्कुलर वायर के एक्सिस पे कहीं जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखो, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर तो आया था ना स्ट्रेट वायर के लिए। हाँ, तो चाहे किसी तरह के वायर के कॉम्बिनेशन के लिए निकालो, या तुम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का करंट के टर्म्स में लिखोगे तो डायमेंशनल फॉर्मेट यही मिलना चाहिए। मतलब एक म्यू नॉट परमिएबिलिटी आएगा, करंट आएगा, नीचे डिस्टेंस आएगा। क्या ये डायमेंशन मैच कर रहा है? देखो ये चीज अगर तुम सीख गए ना तो तुमको मजा आ जाएगा। बताओ, क्या यहाँ पे बैगन मुस्कुरा रहा है, रो रहा है? कुछ नहीं, देखना डायमेंशनल फॉर्मेट मैच कर रहा है क्या? बोलो, बैगन मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है? कमेंट करके अभी बताओगे। बैगन मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है? डायमेंशन मैच कर गया तो बैगन मुस्कुरा रहा है, डायमेंशन मैच नहीं किया तो बैगन रो रहा है। देख, solenoid, toroid, hollow cylinder, solid cylinder, straight wire, circular wire, axis on the circular wire, हेक्सागोनल के सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, कहीं भी तू निकाल ले, डायमेंशनल फॉर्मेट हमेशा और हमेशा आएगा परमिएबिलिटी करंट बटा डिस्टेंस। अब देख, म्यू आई ऊपर तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, तो नीचे देख सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, तो डिस्टेंस का स्क्वायर पावर 3/2, तो बाई 2 स्क्वायर से कटेगा तो डिस्टेंस का क्यूब ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो नीचे एक डिस्टेंस, म्यू नॉट आई बाई डिस्टेंस, म्यू नॉट आई बाई डिस्टेंस। सर पाई नहीं है, पाई डायमेंशनलेस होता है। अब तो बैगन मुस्कुराया। बोलो हाँ सर, अब ठीक है। अब इसी पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखूंगा, कहां पे? एग्जैक्टली सेंटर पे देखूंगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2। सेंटर पे क्या हो जाएगा? यहां से जो डिस्टेंस है x हो जाएगा 0, ये रेडियस है। सेंटर पे देखने का मतलब x क्या है? 0। x को 0 रखोगे तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से ये 2 कटेगा आर क्यूब, और आर क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा तो नीचे आर बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अरे सर अभी तो पढ़े थे स्ट्रेट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर था। ना ना ना, स्ट्रेट वायर के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था। देखिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था। देखिए कहाँ है रे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था। क्या था? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ पे क्या है चाचा चोमू? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब देखियो ध्यान से, अगर मैं बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे देखूं, x की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2। एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, x का पावर स्क्वायर 3/2 से 2 कटेगा x क्यूब, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? x क्यूब। अगर मैं ग्राफ बनाऊं b वर्सेस x का, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और x को बहुत छोटा रखोगे ना तो भी मैग्नेटिक फील्ड लगभग इतना ही होगा। उसके बाद x को बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बने। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ रिंग के लिए। अच्छा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सर्कुलर वायर के सेंटर पे निकालूं तो B बराबर आएगा सिंपल म्यू नॉट आई बाई 2 आर, पूरे आर्क के लिए, पूरे रिंग के लिए, जहां पे आर उसकी रेडियस है, आई करंट है,
और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है तो अप, बाहर की तरफ। अरे अति सुंदर सर, मजा आ गया। क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r क्रॉस। बोलो हाँ कि ना? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ क्रॉस। बोलो हाँ कि ना? सर बढ़िया। अच्छा ये आर्क है, ये आर्क है, आई 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 आई, ये रेडियस है और ये सेंटर, ये एंगल है थीटा। तो सिखा मत, सिखा मत। हम यहाँ पे 4 नेता आएंगे। सर पहले ठीक था, ये रिवीजन कराने की क्या जरूरत थी? सुन, रिवीजन कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो ये पार्ट छोड़ दे, आगे बढ़ जा। नेता मत बन, नेता मैं हूं बस, ठीक है? नेता मत बन, जिसको जरूरत है वो पढ़ेगा, तुम्हें नहीं है जरूरत वो आगे बढ़ के क्वेश्चन कर। दिमाग से पैदल है क्या? कोई फोर्स कर रहा है करने के लिए? हम करके आएंगे, जो नहीं करके आ रहा है उसका तो तू मत पढ़ना, तू आगे जाके क्वेश्चन कर। हम पढ़ के आएंगे, तू आगे जाके क्वेश्चन करना, औकात पता चल जाएगी। कर, आराम से कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, कर। आते हैं भाई, नेता आते हैं, तो समझा रहा हूं। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, तुम्हें वैसे भी तुम्हें ज्यादा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, ये चीज नहीं पढ़ना तो इसको स्किप करके आगे पढ़। इतना अच्छा पेज से रिवाइज करा रहा है, ठीक है सर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू, देखो पूरे आर्क का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो थीटा आर्क का होगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये आर्क का होगा। अगर सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसे करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले क्लॉकवाइज है तो अंदर, और कितना होगा? तो देखो ये आर्क लेंथ कितना है? पाई, तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2r, थीटा को रखेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई से पाई कटेगा, म्यू नॉट आई बाई 4r मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से आप सवाल यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आया क्या? चलो फटाफट ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों चीजें हमारी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगी। फाइंड पोजीशन वेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। बेटा देखो ये स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर में 4 एम्पियर, ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है 8 एम्पियर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर का। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ 0 होगा? सर आपने ही तो फॉर्मूला बताया था, आप ही तो फॉर्मूला बताया था, R बटा N प्लस 1। सर ये 10 बटा कितना गुना ज्यादा है करंट? 2 गुना, 2 प्लस 1 गलत है। इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर के बीच में 0 नहीं होगा। क्यों? करंट ऊपर तो आंटी ऐसे जाएगा, करंट नीचे तो यहां पे अंदर जाएगा, तो इसके और इसके दोनों के वजह से बीच में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी 0 नहीं होगा? होगा। यहां से x डिस्टेंस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों? इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसा है? बाहर। निकाल के देख ले, ऐसा है ना, बाहर। और इसके वजह से ऐसे रखेंगे अंदर, तो ये B2। यहां पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 प्लस x। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना लिख, और यहां से फाइंड x। और ये तुम्हारा होमवर्क है, सारा कुछ समझा दिया। कमेंट करके बता दो कि स्लाइड 8 में क्या आंसर आ रहा है, स्लाइड 8 में क्या आंसर आ रहा है फटाफट। दूसरा, ये वायर है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस आ रहा है, एंगल 120 बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बटा 2 पाई तुमको बताया। अब थीटा को 120 डिग्री मत रख देना, रेडियन में रखना है, थीटा याद रखना। तो 120 डिग्री होता है 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री होता है 2 पाई बाई 3, इसको रखोगे तुम 2 पाई बाई नीचे 3, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया 3, रह जाएगा म्यू नॉट आई बाई 6r। कहाँ? क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। समझ गए? अच्छा, अगर रेडियस कांस्टेंट है, फिक्स रेडियस का जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लूप बढ़ाता जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप होता है। हाँ सर, नंबर ऑफ लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। B बराबर N इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r लिखेंगे, एक वायर की वजह से। ये B नॉट है ड्यू टू 1 लूप, ड्यू टू 1 लूप। एक लूप की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, N इंटू एक मैग्नेटिक फील्ड कर दोगे एक लूप का, तो टोटल N लूप का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन अगर सरकमफ्रेंस कांस्टेंट है, सरकमफ्रेंस कांस्टेंट है या लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है, क्या है? लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इनटू नंबर ऑफ लूप का होल स्क्वायर। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप का होल स्क्वायर। इसमें इसलिए ऐसा होता है कि नंबर ऑफ लूप जब बढ़ाते जाओगे तो रेडियस भी उतना घटता जाएगा। ना नंबर ऑफ लूप बढ़ा n टाइम्स और रेडियस भी n टाइम्स घटेगा, तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई?
सर ये तो बहुत अच्छा लगा, ये तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। अब इधर देखो, अब इधर देखो ध्यान से और बड़े अच्छे से समझना। सर क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है जैसा गॉस लॉ होता है उसी तरीके से, बट ये फ्लक्स नहीं है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। इसमें एक चीज याद रखना, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है। क्या है बेटा? क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्लोज लाइन इंटीग्रल है। यहां पे जो करंट आता है वो लूप के, एम्पीरियन लूप के अंदर वाला करंट होता है। यहाँ पे सारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। डॉट डीएल है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डीएल। जब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। म्यू नॉट आई एन। एक चीज याद रखना कि ये सारे इनक्लोज करंट होंगे, लूप के बाहर वाला करंट नहीं लेते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट आता है, ड्यू टू ऑल करंट आता है, ड्यू टू ऑल करंट आता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका आता है? ड्यू टू ऑल करंट, वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। जैसे मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया यहाँ पे, और ये तुम्हारा एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ पे वायर बना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो जब मैं इस एम्पीरियन लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो दोनों करंट का होगा, लेकिन ये जो करंट आएगा ना वो सिर्फ I1 आएगा, इनक्लोज्ड करंट आएगा। और इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, 20 मिनट होगा, टाइम भी देखना पड़ेगा नहीं तो नोट्स खाओगे। यहाँ पे करंट, जैसे मान लो कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा, या करंट बाहर की तरफ आ रहा, आपकी तरफ करंट आ रहा वायर में, और ये हमने एम्पीरियन लूप बनाया है कैसे? ये डीएल एलिमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डीएल एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट। अब ये आई पॉजिटिव लिखे कि निगेटिव लिखे? मतलब आई तो लिखेंगे नहीं। सबसे पहले देखो कि करंट अगर बाहर जा रहा है तो करंट की तरफ थंब रखोगे, कर्लिंग फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इससे? सर बाहर की तरफ करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट अगर तूने डीएल एलिमेंट एज्यूम किया है, तो ये हम एज्यूम करेंगे, आप एज्यूम करोगे या दिया हुआ होगा, तो अगर ये बी के अपोजिट है तो ये माइनस करंट आएगा, इतना याद रख लेना। और ये हमेशा वैलिड होता है, लेकिन यूजफुल तभी होता है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना। अप्लाई कैसे करते हैं? तो एक सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, जो उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच में 0, 90, 180 का एंगल बनना चाहिए। उसके बाद एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगा दो, बहुत आसान है। सबसे पहले वायर की वजह से निकालते हो, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कि करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे इनफाइनाइट वायर से, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आएगा। यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर, अगर हॉलो सिलेंडर हो, क्या हो भाई साहब? हॉलो सिलेंडर हो, तो हॉलो सिलेंडर से जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसा करेगा कुछ। हाँ सर, सरफेस से करंट फ्लो करेगा, सरफेस से करंट फ्लो करेगा। तो इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालो तो 0 आएगा, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है। और इस एक्सिस से कहीं भी बाहर में आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आएगा। सारे सरफेस के करंट को सेंटर से जाता हुआ मानेंगे, वही हो गया हॉलो स्फीयर और पॉइंट चार्ज का जैसा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरी करेगा, लेकिन अंदर में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। ये कहीं आउटसाइड में है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे अगर सॉलिड सिलेंडर मान लो, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो बाहर में कहीं भी निकालोगे ना, आउटसाइड रीजन में बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चार्ज जैसा ही आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मतलब सारे करंट को आप इसके सेंट्रल एक्सिस से बहता हुआ मान लोगे, लेकिन अंदर में कहीं पे निकालते हो, अंदर में, तो अंदर में म्यू नॉट आई आर, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सोर्स के अंदर लीनियर होता है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लीनियर होगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, डायमेंशन मैच करा दिया आपने ईमानदारी से। म्यू नॉट आई 2 पाई स्मॉल आर होता है तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर दिया, मतलब इसका रेडियस ले लिया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर में यहाँ पे निकाल रहा है डिस्टेंस पे, हाँ तो आर ऊपर लिख दिया, तो आर से आर कट जाएगा, नीचे डायमेंशन भी मैच कर गया। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लो, कितना बढ़िया हो गया। इसी को आई बटा पाई आर स्क्वायर को तुम जे कह सकते हो, करंट डेंसिटी, करंट टोटल आई फ्लो कर रहा है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट जे वेक्टर
क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई, देख लो मैच करा के, और डायमेंशन के साथ बहुत जोरदार तरीके से मैच करा हो जाएगा। बोलो कि बैगन हंस रहा है, बैगन इज लाफिंग। बताओ सुकून मिला कि नहीं मिला, बोलो। तो बहुत बढ़िया। अभी तो देखो, अभी तो देखो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालते हैं, किसके, सोलेनोइड, तो ये सोलेनोइड है। एक होता है इनफाइनाइट सोलेनोइड जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, फाइनाइट नहीं पढ़ना है, ये वाला फाइनाइट सोलेनोइड नहीं पढ़ना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चलो इसका भी बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ये इसका रेडियस है और यहाँ से एंगल अल्फा ये बीटा बना रहा है, तो बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट सोलेनोइड। यहां से अगर अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाएगा, कब, जब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखो ना, ये वाला अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना और ये एंड बहुत दूर जाएगा तो ऐसे लाइन खींचोगे तो लगभग 90 नहीं हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। यहाँ पे ये स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आया। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है एंड्स पे, यहाँ पे स्मॉल एन को याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बटा टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सोलेनोइड लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। टोरॉइड क्या होता है साहब, तो ये टोरॉइड है, टोरॉइड, इसका इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर। तो आर एवरेज हम लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई 2। क्लियर है क्या। यहाँ पे टोरॉइड के बाहर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आएगा जो सोलेनोइड का था। अच्छा एन को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई टोटल लेंथ। मान लो टोटल टर्न्स है कैपिटल एन, तो कैपिटल एन कितने लेंथ में, तो लेंथ को सर्कमफ्रेंस के बराबर लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर एवरेज। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का चीजें होगी। अब फोर्स की बात है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जब वो फोर्स लगाता है तो बड़ा चूजी होता है, वो हर तरीके के चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज, अगर रेस्ट पे चार्ज बैठा हुआ है तो उस पर कभी फोर्स लगाता ही नहीं, हमेशा उसका फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, हमेशा उसका फोर्स क्या होता है, जीरो। जब चार्ज भागेगा, जब चार्ज भागेगा तब वो फोर्स लगाने की सोचेगा। लेकिन अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल भाग रहा है तो भी फोर्स जीरो लगता है। फोर्स कब लगता है, जब वो किसी एंगल पे भाग रहा हो, क्यू वी बी, क्यू ई क्रॉस बी, ये है लॉरेंज फोर्स क्यू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो आपका क्यू ई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे फोर्स बराबर आप लिखेंगे क्यू वी बी sin theta, where theta is the angle between velocity and magnetic field, angle between velocity and magnetic field. Where theta is angle between velocity and magnetic field. Yes sir, theta is the angle between velocity and magnetic field. अच्छा अगर वेलोसिटी जीरो तो फोर्स जीरो, अगर थीटा जीरो हो तो फोर्स जीरो। हाँ सर, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एक्सीलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ सर, एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो अब स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क जीरो होगा तो पावर डिलीवर जीरो होगा, पावर डिलीवर जीरो होगा। बोलो हाँ कि ना। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे देखते हैं, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी कैप इनटू मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मार दो, ये फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। मान लो ये क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी की तरफ फोर फिंगर रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मार दो, ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ इधर से मार सकते हो, थप्पड़ मारो, फोर्स आपका कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कौन तुम्हें याद आया बताओ, इस केस से तुम्हें क्या सत्यम भाई याद आया कि नहीं याद आया बताओ, बोलो सत्यम भाई ओपी, सत्यम भाई को कूट कूट के तुम्हें पढ़ाया था, बोलो हाँ कि ना। सत्यम भाई से हम सीखे थे सर। अच्छा अगर मान लो ये पूरी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैंने फेंका तो फोर्स किधर लगेगा सर, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स सर ऊपर लगेगा। तो इस तरह के सर्कुलर पाथ में घूमेगा। हाँ सर, इस तरह के सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा कौन,
सर एम बी स्क्वायर भी यार इसको 4 सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्यू वी बी, वी से वी स्क्वायर काटेंगे, वी से वी स्क्वायर काटेंगे, वी आएगा, तो एम भी बटा क्यू बी बराबर आर, ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, आर बराबर क्या हो जाएगा एम बी बाई क्यू बी, एम बी इज नथिंग बट मोमेंटम, हाँ सर, अच्छा पी को रूट अंडर 2m के भी कह सकते हैं, हाँ सर के भी कह सकते हैं, क्यू भी, अच्छा के को हम कह सकते हैं 2m, के को कह सकते हैं क्यू डेल्टा भी, जहाँ पे डेल्टा भी पोटेंशियल है, हाँ ये रेडियस का फॉर्मूला। अच्छा टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 2 पाई आर बाई वी, आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं एम भी बाई क्यू बी, आर को लिख सकते हैं एम बी बाई क्यू बी बटा वी, यहाँ से वी कटेगा, तो टाइम हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो एक सर्कुलर पाथ में उसको घूमने में टाइम लगता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। एक चीज यहाँ पे याद करो कि टाइम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, हाँ सर टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, अच्छा जी, अच्छा जी, ये तो सर मजा आ गया करके। अब 2 पाई क्या है, 2 पाई एंगल है, तो 2 पाई एंगल घूमने में इतना टाइम लगा है, अगर सर्कुलर पाथ में थीटा एंगल घूमता है तो थीटा एंगल घूमता है तो थीटा एम बाई क्यू बी हो जाएगा, और ये सर बहुत जोरदार। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी बटा 2 पाई एम, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी बटा 2 पाई एम। अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से नहीं, मैं बाहर से किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे वी वेलोसिटी से फेंकता हूँ, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, विड्थ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो रेडियस से बड़ी है, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जाएगा, जैसे इंटर करेगा इस पे ऊपर फोर्स लगेगा, तो जहां पे फोर्स लगेगा वहीं पे कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, तो चार्ज पार्टिकल को इस तरह का पाथ ट्रेवल करके बाहर निकलेगा, तो अब डेविएशन कितना होगा 180 डिग्री, रेडियस कितना, रेडियस तो वही होगा एम बी बाई क्यू बी, चाचा वो क्यों बदल जाएगा, टाइम कितना लगेगा इसको, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी था पूरे सर्कुलर पाथ में, तो ये हो जाएगा पाई एम बाई क्यू बी, पाई एम बाई क्यू बी, बोलो हाँ कि ना, तो ठीक है। अच्छा अब मान लो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तुम्हारा बाहर की तरफ, और तुम एक क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी से ऐसे फेंकते हो, तो सर वी वेलोसिटी से जब हमने ऐसे फेंका तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखते हैं, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है तो इसको ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे रखें, तो थप्पड़ मारते हैं, तो थंब कहाँ जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो इधर फोर्स लगेगा तो कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, ये इस तरह का पार्ट ट्रेवल करके बाहर निकले। अब मान लो कि बेटा ये एंगल थीटा था तुम्हारा, ठीक है समझ गए, ये एंगल थीटा था, तो ये पूरा जो एंगल घूमेगा वो घूमेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये डेविएशन होगी। अगर तुम्हारा सेंटर बाहर होता, जैसे एग्जांपल बताऊं, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्यू चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से ऐसे फेंका, ये एंगल थीटा है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसका फोर्स इधर लगेगा, कोई सेंटर यहाँ पे होगा, बाहर सेंटर तो ऐसे ट्रेवल करके निकल जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि डेविएशन ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो यहाँ पे डेविएशन होगा 2 थीटा। अच्छा एवरेज मैग्नेटिक फोर्स इस फील्ड में जो लगता है वो लगता है क्यू वी वी साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, थीटा क्या है, वो एंगल, जितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड में वो घुमा है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट केस और ऐसा याद रख लो बस कि ये जो लेंथ अगर रेडियस से कम है तो क्या होगा, तो भाई साहब ऐसे घूमने से पहले ही वो जब ये अंदर जाएगा, और रेडियस बड़ी है लेकिन लेंथ कम है, तो भाई साहब ये वाली पाथ इसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना, ये वाली पाथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो कितना एंगल से डेविएट करेगा, तो याद रख लो बस साइन डेल्टा बराबर, सर दो ही चीज है एल और आर, तो ऊपर क्या लिखोगे सर, जो कम है उसको ऊपर लिखेंगे, जो ज्यादा है उसको नीचे लिखेंगे, मिसाल डेल्टा एक से छोटा होना चाहिए, तो आर बड़ा हो गया, प्रूफ हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एल बाई आर इज योर आंसर, खत्म हो गया भाई, हो गया, कोई मतलब नहीं। अच्छा मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इस वेलोसिटी से तुमने इसको फेंका थीटा एंगल पे, तो पाथ कैसा होगा इसका, इस केस में इसका हेलिकल पाथ होता है, इस तरीके से जाता है, नहीं हाँ हेलिकल पाथ होता है सर, कैसे, इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा वी cos थीटा, वी cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड वी cos थीटा की वजह से फोर्स नहीं लगाएगा, एक होगा वेलोसिटी वी sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसके वजह से फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ये ऐसे चलता जाएगा, इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, एम बी आर साइन थीटा बाई क्यू बी, क्या होता है एम बी बाई क्यू बी होता है ना, हाँ तो एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा रेडियस, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा, टाइम इसको कितना लगेगा, तो टाइम होता है 2 पाई एम बाई क्यूब, ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, और इसको कहते हैं पिच, एक रोटेशन में जितना आगे चला जाएगा तो पिच हो जाएगा बेटा, पिच हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एक रोटेशन में घूमने में जितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी क्या होगा,
एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v cos थीटा इनटू 2 पाई m by q b, इसको हम पीछे वेलोसिटी सेलेक्टर। बेटा बहुत आसान केस है, इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे एक q चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से आपने फेंका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ये बिना डेविएशन के चला गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर लगाया, तो ऊपर की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा क्यों। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में नहीं लगाया, वाई में भी नहीं लगाया, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लगाया। वेलोसिटी एक्स में और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ जेड में, तो फोर्स कहां लगेगा? वाई में, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। वेलोसिटी एक्स में है, हाँ एक्स में है सर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, तो फोर्स कहां लगेगा? वाई में। किधर? वाई में। ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ, फोर्स नीचे लगेगा। तो ये लगेगा बेटा आपका कहीं ना कहीं फोर्स क्यू वी बी, समझ, ये लगेगा आपका फोर्स क्यू वी बी। तो ये क्यू ई से क्यू वी बी क्या हो जाएगा? बैलेंस, तो नेट फोर्स जीरो, तो ये सीधा निकल जाएगा। ये होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, कोई खास बात नहीं, यही होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर? सर क्यू ई बराबर क्यू वी बी हो जाए, यहां से क्यू कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अच्छा, पर वी है, वी इंटू मैग्नेटिक वेलोसिटी का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन के बराबर आता है, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। अच्छा, एक होता है साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रहना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है। यूज टू एसिलरेट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल लाइक पोजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, नॉट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल है, लो वेट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं बीटाट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं बीटाट्रॉन, ठीक है सर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एसिलरेट करने के काम आता है, एसिलरेट करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, कीप द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक, कीप द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्यू बी बटा 2 पाई एम, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का, वही ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रख देते हैं जिससे ये काम करता है। ये एक डीज बनाते हैं, ऐसा एक डीज होता है, एक ये डीज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑसिलेटर लगा देते हैं, बस याद रखिएगा ये ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को उसी फ्रीक्वेंसी से चेंज करता है जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। सिंपल मोटा मोटा तो ये केस है। अच्छा, एक रोटेशन में ये दो बार एसिलरेट होगा, एक बार आगे जाते हुए एक बार पीछे आते हुए, ऐसे दो बार एसिलरेट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो 2 इंटू क्यू डेल्टा वी इन वन रोटेशन, एन रोटेशन में इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, मान लो डीज का रेडियस आर है, तो ये निकलते समय कितनी वेलोसिटी लेके जाएगा? तो हम जानते हैं आर बराबर एम वी बाई क्यू बी, तो v बराबर हो जाएगा क्यू बी आर अपन एम। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा निकलते समय? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, एम से एम कटेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्लियर है क्या? ये तो हमें क्लियर है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स होना भाई, जब हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर देखते हैं, तो ये जो फोर्स लगता है ना, इसको कहते हैं बिल, BIL। अब ये बिल तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम, बिल तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इसमें याद रखिएगा एल इफेक्टिव होता है। टेढ़ा मेरा वायर है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लेंथ को हम एल लिखेंगे। एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है वेक्टर फॉर्म में, वो होता है IL वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो बी हर बार पीछे आ रहा है, क्यू भी क्रॉस बी, देखो ना बी सेकंड में है ना, तो याद रखिएगा फोर्स होता है IL क्रॉस बी। अगर क्लोज लूप है, क्या है बेटा? क्लोज लूप है, तो फोर्स क्या लगेगा आपका? जीरो लगेगा। क्लोज लूप है तो फोर्स क्या लगेगा? जीरो, क्योंकि उसका एल इफेक्टिव क्या हो जाता है? जीरो। एक और बात, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ करंट कैरिंग एलिमेंट IL, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, फोर्स B और IL दोनों के परपेंडिकुलर होगा, B और IL दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कोई भी क्लोज लूप है, जैसे सर्कुलर क्लोज लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो लगता है उस पर। क्लोज लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा F बराबर IBL इफेक्टिव, और जो L इफेक्टिव है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर लूप लिया हमने,
सेमी सर्कुलर लूप है, हाँ यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगाएगा? जीरो। बताओ क्यों? क्योंकि सर इसका जो इफेक्टिव लेंथ है इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये आएगा इफेक्टिव लेंथ, और एल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो एफ बराबर यही तो लिखोगे, बी आई एल साइन थीटा, और थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एल आई एल मैग्नेटिक फील्ड। तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है आई एल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? जीरो रहेगा। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चन करके अभी हम दिखाएंगे। थ्योरी बेसिक बेसिक अभी रिवाइज करा मैंने, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट ये देखो भाई। अच्छा, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर, जैसे मान लो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है, एक छोटा सा वायर है इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ से डिस्टेंस है इसका, बताओ ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा? तो सबसे पहली बात ये I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो B होगा बेटा म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई L, अगर इनफाइनाइट वायर है तो ना, अगर इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट I बटा 2 पाई L हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बटा 2 पाई L, ये होगा B I2 इनटू इसका लेंथ कैपिटल L, ये तो दोनों वायर के बीच में लेंथ है, और ये कैपिटल L इसका लेंथ हो गया। ये मैग्नेटिक फोर्स आपका तुम्हारा लगेगा, ये भी उस पर उतना ही लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, छोटे वाला बड़े वाले पे जितना लगाएगा बड़े वाले उतना ही छोटे वाले पे लगाएगा। मान लो I1 I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करते हैं तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा सर? अंदर की तरफ जाएगा, और करंट ऊपर, करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो तो आपको देखो फोर्स इधर आएगा। तो सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे को ये वायर क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। क्लियर है ये बात? दिमाग में घुस रहा है? हाँ सर घुस रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे क्या आ जाता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाता है म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई, इन दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस अगर d है तो d म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या बोला है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट। भाई मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर की तरफ। मतलब ये एंटी क्लॉक के लिए बाहर, वही बात है, एंटी क्लॉक के लिए बाहर और क्लॉक वाइज करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर, बस इतना याद रखिए। जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट आई फ्लो कर रहा I पाई R स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कुलर, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है इसीलिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट, और मान लीजिए कि v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो करंट इनटू एरिया, I इनटू ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इन बराबर करंट क्या हो जाएगा? Q इनटू एफ पाई R स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अच्छा, Q बाई टी भी करंट बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। टाइम को क्या लिख लेंगे? तो अगर मान लो इसका रेडियस R है, टाइम को लिख सकते हैं 2 पाई R बाई वी, तो Q पाई R स्क्वायर बटा 2 पाई R वी ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपका पाई से पाई कटेगा, R स्क्वायर से कटेगा तो R आएगा, ये हो जाएगा Q वी R बाई 2, ये आपका आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। लो भैया, ये है कोई भी Q चार्ज अगर घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा Q वी R बाई 2। अच्छा, यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट बटा एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाले तो E बाई 2m आएगा, इसको कहते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। m बराबर में लिख सकते हैं E बटा 2m इंटू एल, और E बटा 2m और L है बेटा NH बाई 2 पाई। ये है बोर मैग्नेटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसकी जो एंगुलर मोमेंटम, ये मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है, तो ये बोर मैग्नेटॉन आ गया। ये क्या आ गया? बोर मैग्नेटॉन आ गया। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करनी है? याद रखनी। अच्छा, किसी भी क्लोज लूप को जो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करे, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स तो हमेशा जीरो लगेगा, बट टॉर्क लग सकता है। टॉर्क कितना लगेगा? m क्रॉस बी, देखो यहाँ पे b बाद में आता है, m क्रॉस बी। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भाई? अभी बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, करंट मान लो इसमें फ्लो कर रहा है, तो नंबर ऑफ लूप मान लीजिए n, I इंटू ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इंटू बी साइन थीटा, ये इतना टॉर्क लगता है। टॉर्क इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आए तो क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। तो इसको आप लिख सकते हो निब्बा, NIB है निब्बा, और कितना लगता है? निब्बा।
टॉर्क कितना लगता है, निब्बा। अगर थीटा 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला केस बन गया कि 2 बार इसमें टॉर्क 0 लगेगा, फोर्स तो हमेशा 0 है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो हमेशा 0 लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा। इसमें ये ऑसिलेट भी करता है तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। एम आपका एनर्जी, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एनर्जी कैसे, एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक। इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है एम डॉट बी। यू को लिख सकते हैं आप माइनस एम बी कॉस थीटा। यहाँ पे टॉर्क होता है बेटा निब्बा, निब्बा टॉर्क होता है बेटा निब्बा। क्लियर है ये बात? यस सर, एकदम धुआंधार है। अच्छा इसको घुमाने में कितना वर्क होगा, तो वर्क बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो, एंड वर्क बराबर अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है तो माइनस डेल्टा यू होगा। मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है तो क्या होगा, माइनस डेल्टा यू होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये क्या होता है भला भाई साहब? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, इस पे वायर को इस तरीके से लपेट देते हैं और एक हॉर्स मैग्नेट के बीच में रख देते हैं। हॉर्स मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसके वजह से इस पे टॉर्क लगता है, तो टॉर्क क्या हो गया, निब्बा। निब्बा बराबर उसको एक स्प्रिंग को हम घुमा के जितना टॉर्क लगता है उसको हम स्प्रिंग के टॉर्क से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आ जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा निब्बा बटा सी, ठीक है ना, निब्बा बटा सी। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, हो जाएगा एन बी ए बाई सी। एन बी ए बाई सी तुम्हारा क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। थीटा बटा आई आर, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दो, एन बी ए बटा सी आर, ये हो जाएगा आपका आई इंटू आर वोल्टेज सेंसिटिविटी। थीटा बाई बी वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है एन बी ए बटा सी आर। वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितने टर्न्स बढ़ाओगे उसकी रेसिस्टेंस ही लिखी है यहाँ पे। आर इज नथिंग बट रेसिस्टेंस का टर्न, रेसिस्टेंस ऑफ टर्न, रेसिस्टेंस ऑफ टर्न, ये उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्लियर है? कैसा लगा ये पूरा डिवीजन, बता दिया ना वन शॉट में, टाइम लगा थोड़ा, सब कुछ लिख लिख के करा। इससे क्या होता है ना कि लिखे हुए पे कलम चलाना और लिखने में फर्क होता है। अब आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है बेटा, सेलेक्ट होना चाहते हो मेहनत करना पड़ेगा, सेलेक्ट होना चाहते हो मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आपको पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। 26 पेज है, जो भी है पूरा लिखना है। हो सकता है तुम आधी चीजें लिख पाओ, बेटा यही सबसे बेस्ट काम है, घबराना मत। अगर तुम 1/4 भी लिख पाओगे बहुत बड़ी बात है, बाकी देख के लिख लेना। क्लियर है? और कितना लिख पाए तुम बताना जरूर। अब आओ क्वेश्चंस की बम्बार। एमआर स्टार सवाल, ये सवाल नहीं बवाल है। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स पे चलते हैं, कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। अब ट्रू फॉल्स से जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा रिवाइज किया उसको वो देखते हैं कितना हमें समझ आया, कितना हमें याद है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो, फॉल्स। आउटसाइड ही तो जीरो होता है, लेकिन इनसाइड में करंट तो तभी बहेगा ना जब बैटरी लगाओगे, करंट तो तभी बहेगा ना जब बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ ये आया ना, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ट्रू होगा एकदम। नेक्स्ट देखिए, चार्ज मूविंग पैरेलल टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, ट्रू है। तो कैसे, ये करंट कैरिंग वायर है, अब इससे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ। और कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड वायर के पैरेलल चल रहा है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर ही तो फोर्स लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे समझो ये वायर है, ये वायर तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और चार्ज पैरेलल जा रहा है, तो इसको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है तो फोर्स तो लगेगा। क्या सुंदर सवाल लेकर, एक वर्ड इस सवाल के लिए बताओ। भले ही तुम बहुत जल्दी कर लिए, लेकिन इसकी खूबसूरती को पढ़ो तो एक बार यार, पढ़ो तो एक बार। चार्ज मूविंग पैरेलल टू a straight current carrying conductor will experience magnetic force, yes will experience magnetic। अच्छा इसमें ये होता है, चार्ज इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ around the current carrying wire will not experience magnetic force, yes true, will not experience magnetic force।
ये भी लिख सकता था मैं, चार्ज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ अराउंड करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर will experience magnetic force, will experience magnetic force, ये भी लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स फॉल्स है, नहीं करेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज रेक्टेंगुलर क्लोज लूप, फॉल्स है, सर्कुलर क्लोज लूप होता है, स्ट्रेट वायर की वजह से सर्कुलर क्लोज लूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप, फॉल्स है। ये दो चीजें बताई थी, तुम खुद ही कमेंट करके बताओ ये फॉल्स क्यों है। दो कंडीशन बताई थी। आओ बबुआ आओ, पढ़ा दिया ना सब, मैट्रिक्स मैच करके दिखाओ। तो क्या मैट्रिक्स मैच करके दिखाए, आओ भाई साहब, सवाल नहीं बवाल है। यहाँ पे मैंने 4 कॉम्बिनेशन दे दिए, किसका मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है और उसका ग्राफ हमें मैच करना। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का तुम्हारा ए ही चला जाएगा। तो कैसे, इनफाइनाइट लाइन से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक अभी आज बना के दिखाया है। सोलेनोइड का ये रहेगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बेटा दोनों सोलेनोइड के अंदर कांस्टेंट रहता है देखो, और एग्जैक्टली एंड पे आके आधा हो जाता है, तुरंत से 7 डिक्रीज करके आधा हो जाता है। हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, देखो ये आ जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का बेटा ये आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, फिर घटेगा, सॉलिड सिलेंडर। और रिंग का ये मैंने तुम्हें आज ही बनाया है भाई, बोल मजा आया कि नहीं सवाल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा qb/2πm। वाह सर, टाइम पीरियड तो आपने पढ़ाया था, पूछ फ्रीक्वेंसी लिया, ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगा ये। बोलो अच्छा लगा कि नहीं। नेक्स्ट देखो, which of the following graph is correct for radius of the circular path in a magnetic field of charge particle। स्क्रीन पॉज करके पहले करो सवाल बेटा, गूगल पे टाइप कर लेना, नहीं मिलेगा, खुद लिखा है। क्या किया है, खुद लिखा है, तो करो इसको एक बार। which of the following graph is correct for the radius of circular path in magnetic field, radius of circular path in magnetic field, radius of circular path in magnetic कैसे करो, तो सर which of the following graph correct for the radius of circular path of charge particle in magnetic field, in magnetic field of a charge particle, R बराबर होता है mv/qb। हाँ सर, तो R और काइनेटिक एनर्जी के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, तो mv को हम लिख सकते हैं p/qb, p को लिख सकते हैं √2mke/qb। हाँ, अब R इसको x पे रखोगे तो जिसका पावर कम है, क्योंकि ke का पावर हाफ, तो इसकी तरफ झुकेगा, ये गलत है। R/p का ग्राफ कैसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, क्योंकि R और p/qb है। R और p का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये भी गलत है। R और b का ग्राफ, R देखो यहाँ भी b है, ये भी फॉर्मूले में नीचे भी है, ये भी है। मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा, और R और b का स्ट्रेट लाइन, ये गलत है। आसानी से आपने कर लिया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन नया सवाल है कि नहीं बताओ। चलिए आगे देखते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट an electromagnetic force experience an electromagnetic force, then electric field cannot be zero। देखो, the charge particle kept at rest and experience an electromagnetic force, and experience an electromagnetic force। if a charge particle kept at rest, मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, if a charge particle kept at rest, चार्ज पार्टिकल एक रेस्ट में, एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स में से कुछ भी लगा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से कोई भी, दोनों में से कोई ने फोर्स लगाया, then there must be an then electric field cannot be zero। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा भी तो इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। क्यों, क्योंकि रेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा हम कह ही नहीं सकते, और फोर्स लगा है तो एक ही ऑप्शन बचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसने फोर्स लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होना चाहिए। देखो ट्रू, बोलो मजा आए कि नहीं आए। नेक्स्ट, इफ अ चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, then electric field cannot be zero। if a charge particle kept at rest
एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो। वही तो है ये, 2 बार आ गया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, जो सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी नहीं है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या सही है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड किसी डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड में होता है 2π√I/mv। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए आप फॉल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं, रूट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। हाँ, ये बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? स्क्रीन पॉज करके सोचो जरा, स्क्रीन पॉज करके सोचो स्क्रीन पॉज करके इसको सोचो। ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? एक बार स्क्रीन पॉज करो, सोचो, फिर जवाब देना। चार्ज पार्टिकल इज मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, थ्योरी में ये बहुत सारे केसेस थोड़े से छूट गए होंगे कि सर वो बहुत सारा केस होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे, तो सवाल में करा दिया ना, पूरा करा दिया ना, करो ट्रू फॉल्स। चार्ज पार्टिकल इज मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ in electromagnetic field then electric field must be zero। चार्ज पार्टिकल मूव्स along the circular path in electromagnetic field, मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, मतलब दोनों फील्ड में से कोई भी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड हो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट बोल सकते। देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ट्रू, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको सर्कुलर पाथ में घूमने तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिक्स डायरेक्शन में, इधर भी एक फिक्स डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएगा, तो वहां पे पैराबोलिक पाथ पॉसिबल। लेकिन सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में फोर्स की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे बदल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन फिक्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। इन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट। In non-zero electric and magnetic field, charge particle can be at rest. Non-zero electric and magnetic field, non-zero electric and magnetic field, charge particle can be at rest. False। सर कैसे? देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, तीसरा कोई फील्ड नहीं है। जैसा ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर लेगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो नहीं पता क्या ग्रेविटी फ्री स्पेस है कि नहीं है। तो ध्यान से सुन, सिर्फ बोला है कि इन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नॉन जीरो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। देन चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एट रेस्ट, तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को तुम रेस्ट में रख दोगे और किसी भी ओरिएंटेशन में किसी भी कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ला दो, जैसे मान लो बी इधर ई इधर, या कैसे भी लगा दो, बी इधर ई इधर, या परपेंडिकुलर, कैसे भी आप लगा दो, कैसे भी आप लगा दो। अब यहां पे सुनना ध्यान से, अब रेस्ट पे मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ उसको छेड़ेगा नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रेस्ट पे रहने नहीं देगा, उसको तो भगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं प्रेजेंट है और उसमें कोई चार्ज रखा हो तो कैन नॉट बी रेस्ट पे, कैन बी एट रेस्ट नहीं, फॉल्स हो गया, कैन नॉट बी एट रेस्ट, रेस्ट पे रह ही नहीं सकता है। क्योंकि हो सकता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स ना लगाए रेस्ट पे है तो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा। ऐसा सवाल है, बताओ, क्या तुमने फॉल्स ही सोचा था? खुद फूट गए कि हमारे को फोड़ दिया? इन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कैन बी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कैन मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यस ट्रू, वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक में ही होता है। नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फोर्स लाइन पैरेलल टू ईच अदर। फॉल्स। मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यही तो मेन चीज है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इज सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब एक चीज जो शायद मैं तुमको नहीं बताया, बता देता हूं। जो बायोट सावर्ट लॉ है ना, वो है बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही है। तुम अगर देखोगे मैंने जितनी थ्योरी पढ़ाई थी
वैसे 90% चीजें मैंने बता दी, अगर 2-4-10% कहीं बच गया वो छूटेगा नहीं, तब हो जाएगा, छूटेगा नहीं बेटा। सुनो, तो ये तो करंट कैरिंग वायर के लिए हो गया, लेकिन करंट कैरिंग वायर में चार्ज ही तो मूव करता है, तो मूविंग चार्ज के लिए वाट से वाट लॉ कैसा होगा? तो मूविंग चार्ज के लिए वाट से वाट लॉ ऐसा होगा कि कहीं चार्ज अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो I को लिख सकते हो dq बाई dt। हाँ सर, तो I को लिख लो dq बाई dt, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, I को लिखोगे dq बाई dt इंटू dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो टोटल चार्ज कितना भाग रहा है? q, तो टोटल चार्ज को q लिख लो, और dl बाई dt तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई dq q v साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये आ गया तेरा मैग्नेट। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर से r डिस्टेंस पे कहीं जाके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, ये एंगल थीटा है v और r के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड। सर अगर उसी लाइन में लिखेंगे तो जिधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल उसी लाइन में कहीं जाकर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखे तो, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो जीरो। ये तो इसमें भी होता है, करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। पर वो कॉम्बिनेशन, बहुत सारे वायर के कॉम्बिनेशन से मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो भी कराओ ना, पढ़ो ना, कराऊंगा ना तो मुंह में से पानी निकल जाएगा, ये कराओ ना, ले देख लो, वो कराओ ना, अरे ले कराओ ना, अरे कराओ ना, पढ़ लें। तो यही चीज हमको आपका ठीक नहीं लगता है, कोई बात नहीं, पढ़ाई ठीक लगता है ना, बाकी चीज ठीक ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई ठीक लगना चाहिए है, बाकी चीजों का क्या हो तो मुंह में, पढ़ाई ठीक लगना चाहिए। बाकी सब ठीक है सर, वही आपका लैंग्वेज है सर। तो Q1 अगर V1 वेलोसिटी से चल रहा है और Q2 अगर V2 वेलोसिटी से चल रहा है तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QVB। हाँ सर, तो इसके वजह से यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, ये है म्यू नॉट बटा 4 पाई और Q1 V1 ये हो गया B, और इसकी Q2 V2 ये बटा, अगर d डिस्टेंस है तो d स्क्वायर, यही तो फोर्स आ गया, ये है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे तो हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, तो मैग्नेटिक फोर्स बटा इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालोगे तो Q1 Q2 तुम्हारा कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, d स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा V1 V2 और नीचे आ जाएगा c स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बटा इलेक्ट्रिक फोर्स v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अगर V1 V2 को बराबर रख दूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स सी स्क्वायर वी स्क्वायर। बताओ ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स हो गया, उल्टा आ गया। क्या हो गया? उल्टा आ गया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, कहाँ स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन तो चेंज होता है, और एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी चेंज हो जाता है अगर डायरेक्शन चेंज हो तो। फॉल्स। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। फॉल्स। मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही ना। मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यस, कैन चेंज। यस, डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है QVB, और फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। A बराबर हो जाएगा QVB बटा m। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो आएगा। आई दादा, पूरा चैप्टर पढ़ा था, सब कुछ किया था ना सॉल्व। ये सवाल था, हाँ या ना में जवाब दे दे। बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, मैं नहीं कह रहा साइंस है। कराया था ना मैंने, बहुत सारे सवाल कराए थे ना। और सर आप तो कहते हो कि जो सवाल आपने कराया उसी में से सवाल आएगा, तो अलग कैसे हो गए? तो ये बताया था, उसी में से थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है। लैंग्वेज चेंज है कि नहीं बताओ तुम? एग्जैक्टली सेम सवाल किया था क्या एसर्शन रीजन में या ट्रू फॉल्स में? नहीं ना, होता है, तुमको पता है, लेकिन उसी थ्योरी से सवाल बनेंगे ना। देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो फोर्स उतनी ज्यादा होगा जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ये तो देखा था। एक्सेलरेशन भी तो उतनी ज्यादा होगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड करंट एंड I ड्यू टू ऑल द करंट इनसाइड और आउटसाइड। फॉल्स। उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया। यहाँ पे करंट
इनक्लोज रहता है सिर्फ, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों का। एम्पियर सर्किटल लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फॉल्स। एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलवेज वैलिड, ओनली यूजफुल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैग्नेटिक फोर्स इतना है एंड डिस्प्लेसमेंट इतना है, देन फाइंड अल्फा है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, थोड़ा सा कंजूसी कर दिया लैंग्वेज लिखने में, ये ऐसा कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स इतना लगा है एंड उसका डिस्प्लेसमेंट उस मैग्नेटिक फील्ड में इतना हुआ है, तो अल्फा बताओ कितना। तो ये कैसे निकालेंगे? कुछ ऐसा सवाल पहले भी हमने किया तो था, कुछ ऐसा होता था, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से कराया था कि वेलोसिटी ये है, एक्सीलरेशन ये है, तो उसमें अल्फा निकालो। बताओ, कराया था ना? ये करो 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 करो। तो मैग्नेटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है। हम जानते हैं वर्क डन बाई चार्ज पार्टिकल जीरो होता है, मतलब एफ डॉट एस का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। एफ है 2i कैप प्लस 4j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है अल्फा i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो लग दो। 2i से अल्फा i करोगे 2 अल्फा, i का j के साथ, i का k के साथ जीरो, 4 का j के साथ ये हो जाएगा आपका धन 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 16 बराबर जीरो, तो अल्फा बराबर -8, अल्फा बराबर -8। Assertion, Ampere circuital law cannot define magnetic flux। हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि ये लाइन इंटीग्रल है। एरिया इंटीग्रल होता तो गॉस लॉ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करता, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन नहीं करता। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज अ लाइन इंटीग्रल नॉट द एरिया इंटीग्रल। ओहो, यस, बोथ आर ट्रू, both are true and correct explanation, correct explanation। बोलो हाँ कि ना? correct explanation। next, ratio of magnetic moment and angular momentum is E by 2m। ratio of magnetic moment by angular momentum E by 2m, अभी अभी पढ़ा है, true है भाई, true है भाई। next देखिए, magnetic moment of the revolving electron is independent upon its angular speed of the revolution। oh बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इट्स एंगुलर स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन। कैसे करोगे सर? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट इनटू एरिया, और आई बराबर होगा क्यू एफ ए। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई लिख लो, और एफ को लिखोगे ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई इंटू ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट अपॉन इट्स एंगुलर स्पीड। फॉल्स, डिपेंड करता है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेकेंड अप्रोच से भी दिखाता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम होता है ई बाई 2m, होता है कि हाँ सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा ई बाई 2m इंटू एल, और एल एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other, then charge particle moves through the magnetic field perpendicular to each other। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू। अच्छा, मतलब चार्ज पार्टिकल ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये। चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब मूविंग एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मूविंग का मतलब वेलोसिटी उसका परपेंडिकुलर। इट स्पीड कैन चेंज, नो, स्पीड नेवर चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज स्पीड, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। नो, वेलोसिटी चेंज होगा डायरेक्शन चेंज होने से। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज विल बी जीरो। यस, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल नॉन जीरो कांस्टेंट नहीं। एक्सेलरेशन जो होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर गया, इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इधर लगेगा कहीं। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगा, फोर्स फिर ऐसे घूमेगा, और जब ऐसे घूमेगा तो फोर्स की डायरेक्शन लगातार चेंज होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगा। देख लो आराम से, बताओ। नेक्स्ट, टू पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा, मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, पीछे जा रहा है। तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? तो देखो, जब
इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा तो इसका करंट पीछे, और ये पीछे जा रहा तो इसका करंट आगे। अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो विल अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर होगा। अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो भी तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, सेम डायरेक्शन में मान लो दोनों भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, तो करंट की वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से। इस केस में भी ये नेट रिपल्सन होगा, मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यस, टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि टॉर्क होता है m क्रॉस b, टॉर्क होता है m क्रॉस b। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो। बताओ, स्क्रीन पॉज करके जो समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओ, एक बार कमेंट कर दो फिर आगे देखना प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। स्लाइड नंबर 56, स्लाइड 56 कमेंट कर दो, एक कमेंट से तुम्हारा बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगा, प्लीज एक कमेंट कर दो, ट्रू फॉल्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो, ट्रू फॉल्स, कमेंट कर दो पहले, कर लेना भाई, कर लेना, क्या जा रहा है इसमें, कर ले, जो समझ में आ रहा कर ले। अब सुन, फॉल्स है सर, लेकिन आपने तो बताया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ लूप इज जीरो, क्यों, क्योंकि लूप में एल इफेक्टिव जीरो होता है। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखा है और ऑलवेज लिखा है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लूप पे फोर्स जीरो ये जरूरी नहीं, इसलिए फॉल्स आएगा। अब बताओ कि खुद फूट गए कि हमारे को फोड़ दिया, अब बोलो, इसी कमेंट को एडिट करके, अब दूसरा कमेंट नहीं करना, इसी कमेंट को एडिट करके बताओ ईमानदारी से, आएगा ना मजा वीडियो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप ऑलवेज जीरो नहीं है ना, अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज जीरो लिखता तो सही था। अब ये सवाल देखो, क्या फाइंड फोर्स ऑन द वायर एबी, एबी वायर पे फोर्स कितना लगेगा। ये एक क्लोज लूप है जिसमें करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है क्लोज लूप, वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, हाँ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो बताओ एबी पे फोर्स कितना लगेगा, तो तुम जानते हो कि मान लो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये तीन फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, F4 हमें निकालना है और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है 7 न्यूटन पीछे और 3 न्यूटन आगे, तो नेट फोर्स तुम्हारा F2 और F1 मिला के नेट फोर्स -4 आई कैप हो जाएगा, प्लस F3 है नीचे 3j कैप हो जाएगा, प्लस F4 बराबर जीरो। F4 इज नथिंग बट इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन, परपेंडिकुलर में तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 न्यूटन आपका आएगा। कितने लोगों का 5 न्यूटन आया बताओ 57 में। नेक्स्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, अभी बताया मैंने। करंट सेंसिटिविटी होता है ना निब्बा NIBA, थीटा बराबर ये आता है, आई को नीचे लिखोगे, आई को यहां लाओगे तो ये करंट सेंसिटिविटी आता है NBA/C। तो करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, जब आप थीटा बटा V कर रहे हो तो NBA/CR आता है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। Voltage sensitivity does not depend upon number of turns. This is true. In a moving coil galvanometer, this is true. Electrostatic field and magnetic field both are produced by the vector source. Hence, both are a vector quantity. False. Electric field स्केलर सोर्स चार्ज से पैदा लेता है, मैग्नेटिक फील्ड आइडियल वेक्टर से पैदा लेता है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग displacement vector and current element, where the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and field. True. इसका ये गलत है लेकिन ये सही है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जैसे I है, तो I DL एलिमेंट ये छोटा सा जो लिया है और यहाँ पे R, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, और प्लस Q से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इसके लॉन्ग आता है। In uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. Okay? Uniform electric field, magnetic field are same direction. Okay? If electrons is projected in a region such that its velocity is projected along
द डायरेक्शन ऑफ फील्ड projected along projected along the direction of field, then choose the correct statement for the following. सही स्टेटमेंट इसमें से बताइए. Speed of the electron decreases as both the fields are producing retardation. स्क्रीन पॉज करके करना जरा, स्क्रीन पॉज करके करना. बढ़िया सवाल लिखा है. अब देखो, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो इसको कुछ ना करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसलिए इसकी स्पीड कम हो रही. ये गलत है, क्योंकि दोनों फील्ड रिटार्डेशन नहीं दे रहा. इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी तो फोर्स नहीं लगाएगा. इलेक्ट्रॉन विल टर्न्स टुवर्ड्स द राइट बैक, इलेक्ट्रॉन टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट. स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस रिटार्डेशन. डी सही है, तो ओनली डी. बोलो सही हुआ कि गलत. नेक्स्ट देखो. हाँ, अब आएगा ना मुन्ना, क्या आएगा, मजा आ जाता कार. स्क्रीन पॉज करके इसको करिए. बहुत बढ़िया सवाल है, मेहनत से लिखा है बेटा, मेहनत से लिखा है. बहुत बढ़िया सवाल, मेहनत से लिखा है. करिए. ए चार्ज पार्टिकल को इधर फेंका, ऊपर गया. बी चार्ज पार्टिकल इधर फेंका, नीचे गया. डी को इधर फेंका, ऊपर गया. ई को इधर फेंका, नीचे गया. ये होमवर्क है. स्लाइड 61, स्लाइड 61 कर लोगे. पार्टिकल ए एंड डी हैविंग सेम नेचर ऑफ चार्ज. देखो, ए को इधर फेंका, ऊपर फोर्स लगा. बी को इधर फेंका, ऊपर फोर्स लगा. डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स नहीं, तो गलत हो गया. क्यों सर, गलत क्यों हुआ? जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो अपोजिट होनी चाहिए. अब इधर फेंका तो ऊपर गया, इधर फेंका तो ऊपर गया. डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब दोनों चार्ज का नेचर भी अलग होगा. ठीक है, होमवर्क है. देयर आर टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर. देयर आर two infinitely long straight wire separated by the distance 5 centimeter. Which of the following statement is correct? There are two infinitely long straight wire separated by a distance 5 centimeter. 5 centimeter. Which of the following statement is correct? If they carry unequal current in opposite direction. मान लो यहाँ पे I जा रहा, यहाँ पे NI जा रहा, opposite direction में जा रहा. Magnetic field be zero close to the wire carrying a smaller current. हाँ सही तो है, ये ट्रू है, ये करके दिखाया भी है. इफ द कैरी अनइक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, अनइक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन, अनइक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन. आई है ये, एनआई है. कैरी अनइक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, अनइक्वल लेकिन सेम डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड विल जीरो क्लोज टू द वायर कैरिंग स्मॉलर करंट. सही बात है, स्मॉलर करंट के पास ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि करंट ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा इसकी इफेक्ट कम कर. करंट कम तो डिस्टेंस कम रखेंगे तो इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा. ये भी सही लग रहा है यार. If they carry equal current in opposite direction, magnetic field will be zero midway. Carry equal current in opposite direction, तो बीच में magnetic field zero नहीं होगा. If they carry unequal current in the same direction, carry unequal current in the same direction, magnetic field will be zero close to the wire carrying large current. नहीं, large current है तो current ज्यादा और distance कम करेंगे. current ज्यादा तो magnetic field ज्यादा, distance कम करेंगे तो और magnetic field ज्यादा होगा. ये दोनों गलत होंगे. मेरे हिसाब से A और B आपका सही हो जाएगा. If they carry unequal current in opposite direction, magnetic field will be zero close to the wire carrying smaller current between the wires. Between the wire. अब ये गलत हो जाए. क्यों? क्योंकि अगर अनइक्वल करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आई और एन आई, तो छोटे वाले वायर के पास यहाँ पे फील्ड जीरो होगा, लेकिन बीच में नहीं आएगा, इधर आएगा. क्यों नहीं आएगा बीच में? क्योंकि करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और करंट नीचे तो भी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बीच में कहीं जीरो नहीं होगा. हाँ, वायर के उधर जीरो हो जाएगा लेकिन बीच में नहीं. ये स्टेटमेंट जोड़ दूं तब आंसर आपका बीच है. ठीक है ना, थोड़ा सा गलत. करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर. स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, लेंथ है 1 मीटर. Placed in the air, the magnetic field at the center of the loop is x root 2 10 to the power minus 7 Tesla. Then value of x is, x की वैल्यू क्या होगी? तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल आता है, ये आप निकाल लीजिए, या मैंने आपको निकाल के दिया हुआ, याद कर लीजिए सेशन. और ये फील्ड तुमको दे दिया है x रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. x की वैल्यू बताओ. रे चाचा एक काम कर, 4 से मल्टीप्लाई कर दे और 4 से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा. अब म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू 10 का पावर माइनस 7 होती है, ये इससे कट जाएगा.
√2 से √2 कट जाएगा, L 1 मीटर है तो 1 मीटर आ जाएगा, 1 रख दोगे। x बराबर आ गया 4 दूना 8 आई, x बराबर आ गया 8 आई और आई है 5 तो 8 बचे 40, x की वैल्यू 40 आंसर। लो भाई साहब, एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस आए कि नहीं? ये आईआईटी का सवाल है, लेकिन एक लाइन से ज्यादा का कैलकुलेशन नहीं है। स्क्रीन पॉज करके खुद पढ़िए इसको, एक लाइन से ज्यादा का कैलकुलेशन नहीं है भाई। ये जेईई मेन का सवाल है, ईमानदारी से बता दूंगा जहां से सवाल लिया है, लेकिन एक लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, पढ़ो तो सही। अ स्ट्रेट वायर ए बी, स्ट्रेट वायर ए बी देखिए, स्ट्रेट वायर ए बी गिरा ऑफ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, सस्पेंडेड बाय द पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लीड्स इन a uniform magnetic field of magnitude इतना टेस्ला as shown in a figure. The magnitude of the current required in a wire, मतलब I की वैल्यू पूछिए, to remove the tension in the supporting leads, to remove the tension in the supporting leads. जैसे नीचे mg है, अभी तो इसमें ऊपर t और इधर t लग रहा है, मान लो करंट आगे बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट आगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऊपर एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर लिया, मैग्नेटिक फोर्स mg को बैलेंस कर लिया, काम हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं, IBL बराबर mg, तो I बराबर mg बाई BL। फटाफट आंसर निकालो सॉल्व करके, फटाफट आंसर निकालो सॉल्व करके, ठीक है। स्लाइड 64, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल of radius r to the magnetic field at the distance r from the center of coil is इतना, मतलब सेंटर और ये r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है √x/1। x की वैल्यू बताओ। देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा μ0 I/2r, और किसी x डिस्टेंस पे होता है, r डिस्टेंस पे बोला है, तो μ0 I रेडियस का स्क्वायर, जो कि रेडियस r है, तो r स्क्वायर बटा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू √x/2 दिया है। यहाँ पे √x=1 है तो x की वैल्यू बताओ। देख भाई आराम से, ये स्मॉल r है, μ0 I से μ0 I कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये r क्यूब बचेगा, ये ऊपर चला गया, r स्क्वायर 2r स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2r स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई r क्यूब इज इक्वल टू √x/1। सबसे पहले क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो ये होगा r2 का क्यूब 8 और r का क्यूब 6, और फिर हाफ करोगे तो r क्यूब बचेगा, r क्यूब से r क्यूब कट गया, और ये 8 का हाफ मतलब √8 इज इक्वल टू √x, x बराबर 8, x बराबर 8। ऐसा सवाल मैंने आपको क्लास में भी कराया, यहां भी कर लिया। आइडेंटिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर कैरिंग √2 एम्पियर। देखो भाई इसका प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा √2b। भी नेट कितना हो जाएगा √2b। ये है आपका होमवर्क स्लाइड 66, इसका आंसर शायद सी आएगा, देख लेना एक बार, बहुत इजी है। अब मेन है तुम्हारा सवाल, है ना, कॉम्बिनेशन वाले सवाल नीट में आते हैं और मैंने एक मैट्रिक्स मैथ से करा दिया। क्या है, अब ये 2 पार्ट में टाइप कर दिया बेटा, आई एम सॉरी लेकिन करना पड़ेगा। ये है तुम्हारे 4 सवाल और 4 उसके ऑप्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, ये है, और ये सिस्टम दिया हुआ है। तो चलो सबका हम एक एक करके निकालते हैं। तो ये करंट ऐसे आ रहा है, यहां से करंट की डायरेक्शन में ही किसी पॉइंट पे आप फील्ड निकालोगे तो 0 आएगा, और ये ऐसे जा रहा तो इसके वजह से भी सेंटर फील्ड 0, इसके वजह से भी 0। ये एंगल आपका 3π/2 हो जाएगा। हाँ सर 90 डिग्री होता है π/2, तो 3/4 है 3π/2, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 I/2r थीटा 3π/2 इंटू 2π, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 μ0 I/8r, 3 μ0 I/8r बी आंसर है भाई। ये ऐसे जा रहा सेमी सर्कुलर वायर, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 I/4 और रेडियस r 4r। डायरेक्शन किधर बोलोगे, ऐसे जा रहा तो अंदर क्रॉस, और ये ऐसे तो बाहर, तो ये क्रॉस होगा और ये डॉट होगा तो माइनस कर लो, μ0 I/4 इंटू 2r। पाई नहीं आएगा इसमें, फर्स्ट तो नहीं जा रहा, μ0 I/2r, एक मिनट यार, इसका एलसीएम ले ले भाई, 8r आ जाएगा, ये हो जाएगा μ0 I/8r,
2 में से 1 जाएगा तो 3, 1 म्यू नॉट आई बाई 8 आ रहा है आंसर, म्यू नॉट आई बाई 8 आ रहा है, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर डी हो गया। ये दोनों सॉल्व हो गए। ये देख, ये वायर ऐसे जा रहा, फिर यहां से घूम के वायर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, तो ये इनफाइनाइट वायर जैसा ही तो हो गया, यहां तक आया ही है, फिर यहां से चला गया। इसके वजह से यहां पे देखोगे तो करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और इसका अंदर जाएगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मेरे हिसाब से यही आंसर बनेगा। और इसका क्या है कि ऐसे जा रहा तो इस लाइन पे ही आएगा, तो इसका 0, और ये इसका अंदर हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज है तो अंदर, और करंट आगे जा रहा, इसका भी अंदर, दोनों ऐड होगा। ये दोनों क्या होगा, ऐड हुआ है ना, देखो, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, क्लॉक वाइज है तो अंदर की तरफ, और इसके वैसे बाहर की तरफ, सिंपल मैच हो गया। बोलो ये स्लाइड 68 तुमको समझ आया कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगा के भी आप कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज बताया कि अगर क्लोज लूप ऐसा बने, यहां से करंट आ रहा और यहां से निकल गया, ऐसे अगर सेमी फैशन में करंट पूरे क्लोज लूप में बहता तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आता, लेकिन किसी एक पॉइंट पे घुसेगा और दूसरे पॉइंट पे निकलेगा सिमेट्रिक पॉलीगॉन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 है। क्यों? क्योंकि इधर से आया इधर गया, इधर से आया इधर गया, आफा पार्ट में आधा आधा करंट बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा, सिमेट्रिक पॉलीगॉन होना चाहिए। यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, इधर से ऐसे निकल जाएगा, इधर से ऐसे निकलेगा, यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर और आधा आधा पार्ट है, लेकिन ये मोटा वायर है तो करंट कम जाएगा, यहाँ करंट ज्यादा जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 नहीं आएगा, डी आंसर आएगा। Which of the following case magnetic field at the center will passes not 0 value? E is your correct answer. आंसर आएगा आपका डी। एक बार स्क्रीन पॉज करके कर लो बेटा, मजा आ जाए। बहुत मैंने से बनाया ये सवाल, स्क्रीन पॉज के कर लो, डी आंसर। भाई देखा है सवाल, भाई बनाया है खुद। भाई कंसेप्ट तो नहीं बदलूंगा, लेकिन लैंग्वेज चीजें तो बदल सकते हैं। ये देखिए क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग ऑफ रेडियस ए एंड विड्थ डी, radius a and width d shown in a figure. Assume that charge is only on the outer surface, is rotating, then the magnetic field inside the induced at the center is इतना ये magnetic field दे दिया, mu naught sigma pi dx in the given equation x is, x क्या है? सुन बेटा, सबसे पहले एक बात मान ले, उसने दिया है विड्थ इसकी d है, रेडियस a है, और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सिंपल आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। इतना आसान है, हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2r। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, आई को तू लिख दे q बाई टी, क्यू एफ लिख सकता है, म्यू नॉट आई को लिख सकते हैं q इंटू एफ बटा 2r। अब चार्ज कितना है इस पे, तो चार्ज डेंसिटी तुम्हारा सिग्मा है, तो चार्ज बराबर होगा चार्ज डेंसिटी इंटू इसका एरिया। एरिया क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस हो गया तेरा 2 पाई आर इंटू डिस्टेंस डी, 2 पाई आर इंटू डी। Q को ये लिख सकते हो, Q को यहां पे पुट करो, तो B बराबर आएगा म्यू नॉट बटा 2r, म्यू नॉट बटा 2r F, और Q को लिखोगे सिग्मा 2 पाई आर डी, सिग्मा 2 पाई आर डी, सिग्मा 2 पाई आर इंटू 2r से 2r कट गया, म्यू नॉट F सिग्मा डी, ये बचा म्यू नॉट F सिग्मा डी। म्यू नॉट पाई भी है, पाई भी ऊपर, तो म्यू नॉट है, सिग्मा है, पाई है, डी है, और इसके जगह पे फ्रीक्वेंसी है। कैसा लगा सवाल? सिंपल वन कमेंट, हाउ यू फील अबाउट स्लाइड 70 क्वेश्चंस? अब कुछ बता दिया था ना, फिर भी सवाल करने में थोड़ा दिमाग लगा कि नहीं, जोर आया कि नहीं? जोर आता है बेटा, तो बार बार कहते हो मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर नहीं आ रहे। नंबर ऐसे थोड़ी ना आएगा, ऐसे नंबर आएगा। सबको जानता है नंबर नहीं आ रहा, नंबर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसे सवाल आपने नहीं किया, और आपने तो कराया था तो लैंग्वेज तो समझना तुम्हें पड़ेगा ना। अच्छा, ये जो सवाल है इजी तो है, म्यू नॉट आई बाई 2। ऐसे सवाल कितने कराए मैंने? चलो मैट्रिक्स मैच करो। ये माइनस चार्ज है, वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। ये पॉजिटिव चार्ज है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ये है मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। मैट्रिक्स मैच बहुत आसान है, ये आपकी प्रैक्टिस मैंने बहुत कराई है। स्लाइड 71 आपका होमवर्क है, इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ मैग्नेटिक फील्ड इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना है
एंड उसकी एक्सिलरेशन इतनी है 2i प्लस अल्फा, अल्फा जे कैप भी तो लिखो भाई, अल्फा जे कैप, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। एक सवाल ऐसा करा दिया है, मैंने क्लास में भी ऐसे सवाल कराए थे, और ये IIT 2024 का सवाल, एग्जैक्टली ये सवाल मैंने क्लास में कराया हुआ है, हाँ या ना में जवाब देना। क्लास में कराया है कि नहीं ये सवाल? सर कराया था। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एसिलेशन भी परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एसिलेशन का डॉट वर्ड जीरो करना है। ये IIT 2024 में पूछा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास अगर हम m बोल दें, चार्ज E है उसका। न्यूट्रॉन का मास डबल लेकिन चार्ज उतना ही। अल्फा पार्टिकल का मास डबल ना, मास चार गुना, मास चार्ज गुना और चार्ज दो गुना। इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैच देयर रेडियस का रेशियो, एक गायब कर दिया इसने, दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम मोमेंटम। अब ये गलत लिख दिया इन्होंने, चलो हम निकाल लेते हैं। दे आर प्रोजेक्टेड विद सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट करोगे तो रेडियस होगा बेटा mv/qv। ये पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, mv/qv। तो mv को हम p बोल सकते हैं, और सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट किया तो ये कांस्टेंट q इंटू v, मतलब रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का देखें तो पहले का चार्ज E, दूसरे का भी E, तीसरे का चार्ज 2E, तो ये हो जाएगा 2:2:1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2:1 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:4:2। सेम ही बात हुआ ना यार, तो ऐसा हो सकता है ये 4:4:2, ये इससे मैच कर। इफ दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो P को ही हम लिख सकते हैं 2m/ke, तो रेडियस बराबर हो जाएगा 2m/ke बटा qb। यहां से आपको क्या समझना है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास बटा चार्ज। अब प्रोटॉन के लिए हो जाएगा तेरा me रूट me, और न्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा रूट टू me, और उसके लिए हो जाएगा बेटा मास रूट m, तो 4m/e, तो वो 2 हो जाएगा, तो 1 1 किया जाएगा। दे आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो r बराबर mv/qv, तो प्रोपोर्शनल टू m/v हो जाएगा। m/v हो जाएगा तो ये 1:1, और ये 2/1, और ये 4/1, तो 2, तो ये आएगा कुछ तुम्हारा 1:2, 1:2, ये 1:2 ये हो जाएगा। एक तुम खुद कर लो भाई, तुम भी तो कुछ करो। नेक्स्ट देखो, चार्ज पार्टिकल इज wrestled in a horizontal circle by attaching it to a string fixed at one point. If the magnetic field is switched on directed vertically upward, then answer of the following is true or false. ये सवाल पढ़ो, और दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स दोनों में बताना है। ए ट्रू फॉल्स, बी ट्रू फॉल्स, ये दोनों बताना है। आराम से सवाल पढ़ो, सिचुएशन क्या है समझो, और ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। भाई दिमाग रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, हवा में नहीं होंगे, बहुत आसान आसान सवाल करके नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहे अगर यहाँ तो वहां भी नहीं होगा। सच सुन के कड़वा लग रहा है तो आई एम सॉरी। चार्ज पार्टिकल इज रिजल्ट इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल में चार्ज ऐसे घूम रहा है, अटैचिंग इट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से बांध कैसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ऑन किया, then the answer the following: if particle is negative charge then tension in the string will decrease, if particle is positive charge then tension will string in increase, both are false। सॉरी, अब क्या मैं बोलूं, तुमने क्या सोचा था बता कमेंट कर। और अब बता कि एमआर के सवाल में तुम खेल गए कि एमआर खेल गया, बताओ बताओ। रामलाल खेल गया, ईमानदारी से कमेंट करना, या एमआर खेल गया। तुम्हें तो लगा होगा हाँ सर सही कह रहे हो, पार्टिकल अगर निगेटिव है तो टेंशन डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि अगर मान लो v वेलोसिटी ऐसे चल रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो बाहर लगेगा, तो ना वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो बाहर लगेगा फोर्स, तो पॉजिटिव चार्ज पर टेंशन बढ़ेगा, सही तो है सर। निगेटिव चार्ज पर टेंशन घटेगा, सही तो है सर। लेकिन वो घूम जो रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये तो डिपेंड करेगा। रीजन भी लिख देता हूँ, डिपेंड्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से,
वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स बाहर लाएगा। और चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो ये थोड़ी ना बोला है कि हॉरिजॉन्टल पाथ में ये घूम क्लॉकवाइज रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रहा है। इसमें पक्का आंसर आएगा एमआर खेल गया। एमआर खेल गया, खेला हो बे, खेला हो बे, एमआर खेल गया, पक्का ये आंसर आएगा। तुम फंसे हो गए, ईमानदारी से तुम बता देना फंसे हो गए। ये प्रोटॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेट, ऐसा बहुत सारे सवाल करा दिए बेटा। ये स्लाइड तेरा होमवर्क है, 75 खुद करो, क्लास में भी करा हुआ है, सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट किया, ये देख लेना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ टेस्ला एक्ट्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ स्लाइड इतना इतना and current इतना in YZ plane, then current in the anti-clockwise sense with reference of the negative x-axis, then magnitude of the direction of the torque is, oh my god, oh my god, very goody questions, स्क्रीन पॉज करके करी करी, वेरी गुडी क्वेश्चंस करी करी और माथा फूटी फूटी गए, खुद का माथा फोड़ ले, कमेंट करके कर, स्क्रीन पॉज करके कर, देखता हूँ और कुछ नहीं है, सवाल एकदम आसान है। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज बहुत खिलाड़ी की लैंग्वेज है। स्क्रीन पॉज करके करो, समय हो गया, चलो 10 मिनट में खत्म कर देंगे। स्क्रीन पॉज करके करो, और नहीं समझ आ रहा करना, करना लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज। देख, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला एक्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ स्लाइड इतना इतना विथ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन YZ प्लेन। तो मान ली ये y है, ये तेरा z है और ये तेरा x है, तो YZ प्लेन में मतलब ऐसे रूप रखा है, ऐसे लूप रखा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट x में होगा। करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ रेफरेंस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस इसके पिछवाड़े में है, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देख के एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे दिखाई देगा, हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट तेरा इधर आएगा, और जो टॉर्क होता है वो m×b होता है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो तो -z में आएगा। लॉन्ग नेगेटिव z ये सही हो सकता है, पॉजिटिव x नहीं होगा, y नहीं होगा, पॉजिटिव z नहीं होगा, पहला आंसर, और पहला ही आंसर है, मुझे पता है, सिर्फ डायरेक्शन से हो गया। बताओ, हमारा का माथा फूटा कि तुम्हारा फूटा, बोलो, कई बार तुम्हारा फूटा, कई बार मेरा फूटा, देखो, देखते हैं इस खेल का विजेता कौन है। ईमानदारी से कमेंट करना, कई बार तेरा, कई बार मेरा, एक बार मेरा तो 4 बार तेरा, उन्हें खून कर दूंगा। चल, एक बढ़िया सवाल और लिखा है, क्या? ये करंट ऐसे जा रहा है बेटा, धक 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 दिन दिना दिन दिन, ऐसे घुमा, धक दिन दिन दिना दिना दिन दिन, और ऐसे नीचे चला गया, ठीक। अब इस पूरे सेक्शन पे फोर्स बताओ किधर लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बाहर है तो? सर ये इनफाइनाइट वायर है, हाँ, तो इस पूरे इनफाइनाइट वायर पे ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर लगेगा? करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो इधर, करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो इधर, तो सर इस वाले वायर पर, इस वाले वायर पे तो 0 हो गया। अब ये सेमी सर्कुलर वायर बचा, तो इसका हो जाएगा रेडियस 2r, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2br × i, 2bi/i, 2 का फैक्टर तो एक ही में, ये z नहीं 2 लिखा हो, और इधर से करंट ऐसे जा रहा, तो ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस के लॉन्ग, तो IL×b, IL की तरफ हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, तो नीचे जाएगा फोर्स, मतलब नेगेटिव y में, नेगेटिव y में, ये b आंसर है। आराम से देख लो बेटा, अच्छा लैंग्वेज का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, a charged particle moving in a magnetic field has the component of velocity b as well as the perpendicular and parallel, तो हेक्सागोन वो ना, वो वाला पाथ होगा, हेलिकल पाथ विथ एक्सिस along the magnetic field, yes, straight along direction, circular path, helical path with axis perpendicular to the direction, नहीं है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर फेंका है, यही वेलोसिटी से फेंका मैग्नेटिक फील्ड, तो हेलिकल पाथ का एक्सिस तो इधर ही होगा ना। A proton moving with constant velocity passes through the region of space without any change in its velocity. If E and B present in electric and magnetic field respectively, then region of the space may have, इसमें से कौन सा हो सकता है? ये है तुम्हारा A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी चला जाए, दोनों 0 तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा सकता है, ये भी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी उसके पैरेलल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, दोनों है तो भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उधर फोर्स लगा के उसको वेलोसिटी चेंज कर ही देगा।
तो ए बी डी सही हो सकता है, ए बी डी ओनली, तुम्हारा आंसर चला जाएगा ये। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field at the right angle to the magnetic field exist for the length equal to, length ये दिया हुआ है 1:1/2 of radius of the circular path, मतलब 3/2 times of circular path, मतलब लेंथ ज्यादा है तो परपेंडिकुलर गया तो 180 का डेविएशन होगा। बहुत इजी है भाई साहब। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे सवाल दिया था, इसका आंसर बिल्कुल 1:4 आएगा। कैसे? क्योंकि पूरा सवाल पढ़ो, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में फोर्स पूछा, पहले 1 एम्पियर है तो आधा आधा, 2 एम्पियर है तो 1 तो करंट दोनों का डबल हुआ है। हाँ, और करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स होता है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का करंट डबल हुआ है, पहले हाफ एम्पियर फिर 1 एम्पियर, तो 1:4 आंसर आएगा। आपको मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था 81 नंबर स्लाइड। फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज इतना रेडियन, थीटा दिया है। व्हेन द करंट ऑफ द इतना एम्पियर पासेस थ्रू इट, इफ द टॉर्जनल कांस्टेंट इज इतना, सी इतना है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 200, ठीक है। एरिया ऑफ ईच टर्न इज, एरिया ऑफ टर्न निब्बा, आहा निब्बा बराबर सी थीटा, थीटा दिया है, ये रहा रेडियन में दिया, रेडियन में डायरेक्टली साइड में रखेंगे। सी दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिया, करंट दिया, करंट भी दिया, निब्बा याद रखो, निब्बा बराबर सी थीटा। कौन है निब्बा? सी थीटा है निब्बा। यहां से तुम्हारा डायरेक्टली ए आ जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए। करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीजेस बाई, करंट सेंसिटिविटी ये तो निब्बा, आहा निब्बा सी थीटा, तो थीटा बटा आई बराबर एन बी ए बाई सी। तो क्या करें, करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगा? तो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं यार इंक्रीज करेंगे तब बढ़ेगा। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, नहीं। डिक्रीजिंग द टॉर्जनल कांस्टेंट, इसको कम करेंगे ये बढ़ जाएगा, सही है। तो बी एंड डी, 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 बी एंड डी ओनली, डी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, dimension of the ratio of magnetic field to the electric field is same as the dimension of velocity. Dimension of the magnetic field to the electric field, magnetic field the electric field same as velocity, false है ये। कैसे? q v b बराबर q ही होता है, q से q कटेगा, v बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड, और ये ससुरा बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉल्स है। एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय द मशीन नोन एज द साइक्लोट्रॉन, फॉल्स है, बोथ फॉल्स, बहुत फॉल्स। साइक्लोट्रॉन से कोई भी चार्ज पार्टिकल थोड़ी ना एक्सेलरेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द फ्लोइंग सिस्टम द फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर विल बी जीरो। देखो इधर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो जीरो नहीं होगा। देखो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इस प्लेन के तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसमें तो फोर्स लगेगा। इसमें क्या है, तुम्हें कराया था, देखो ये ए एंड है, ये बी है, ऐसे तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ जाएगा, और जिधर इफेक्टिव लेंथ है उधर मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इफेक्टिव लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक लोगे, इसमें इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक लोगे, ये एल इफेक्टिव है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो 3 केस में फोर्स लगेगा, बी में फोर्स नहीं लगेगा। साइक्लोट्रॉन यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, इफ द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इतना टेस्ला, रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन डी इज 60 सेंटीमीटर, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड प्रोटॉन इन एमईवी। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा एग्जैक्टली मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 था क्या, 2m था क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लोट्रॉन बताया था ना भाई मेरे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लोट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था ना भाई, ये रहा, आ गया रे, ये रहा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, देखो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, ये रहा। यहाँ से तुम्हें m पता है, E पता है, देखो m पता है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेडियस पता है, मैग्नेटिक फील्ड देखो 1 टेस्ला है, रेडियस पता है, नहीं भी सॉल्व करोगे कोई बात नहीं है, इतना तुम्हें रिलेट हो गया ना, बहुत बड़ी बात। ये देखो मान लो करंट कैरिंग वायर है और ये सर्कुलर लूप है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अट्रैक्ट होगा कि रिपेल? तो देखो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपेल करता है, अपोजिट रिपेल करता है, सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करता है, उल्टा होता है ना, चार्ज में सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, इसमें अपोजिट में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये ऊपर करंट नीचे करंट रिपेल, और ये सेम करंट अट्रैक्ट, लेकिन ये दूरी ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, तो अपने आप ये वायर दूर जाएगा। लेकिन इसमें देखोगे अगर ऐसा है, सेम वायर में अट्रैक्ट और यहाँ रिपेल, लेकिन ये फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा।
क्लियर है? कैसा लगा? आज का लेक्चर थोड़ा अलग था, कमेंट करके जरूर बताना भाई मेरे, आज कैसा लगा, ठीक है ना? थोड़ा लेवल नीचे जा रहा, देखो ना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो मैं तुम्हें एकदम प्रो लेवल की उम्मीद रखूँ तुमसे, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोशिश करोगे तो तुम कर सकते हो। आज आज का मेथड कैसा था जरूर बताइएगा। धन्यवाद, चलिए बाय बाय।